हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल दीपा स्वामी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे हम क्लास 10th का 4th चैप्टर कार्बन एवं इसके यौगिक, इसका पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने कार्बन की विशेषताओं की चर्चा करी थी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, संयोजकता 4 किस प्रकार होती हैं, यह सहसंयोजक बंध क्यों बनाता है, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिकों में क्या अंतर है, और विभिन्न यौगिकों की बिंदु संरचना की चर्चा करी थी। आज की क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, उनका नामकरण हम किस प्रकार करते हैं, और कार्बन जो इतने ज्यादा यौगिक बनाता है वो क्यों बनाता है, ऐसी क्या विशेषता है जो कार्बन में ही है जो इतने ज्यादा यौगिक बनते हैं, और जो यौगिक बनते हैं वो स्थायी होते हैं। हम देखें तो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में CO2 के रूप में कार्बन प्रेजेंट है हमारे 0.03%। और भूपर्पटी में देखें, जमीन में हम देखें तो कितनी मात्रा है इसकी, 0.02%। तो ये मात्रा इतनी कम होते हुए भी कार्बन के इतने ज्यादा यौगिक बनते हैं, जिसकी क्या विशेषता है, क्यों बनते हैं, तो इसको हम कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की चर्चा करेंगे कि क्यों इसका इतना नेचर है कि सब जगह इसके यौगिक पाए जाते हैं। तो सबसे पहला नेचर क्या है इसका, श्रृंखलन। श्रृंखलन यानी कैटिनेशन। श्रृंखलन क्या होता है, यानी चैन बनाना, श्रृंखला बनाना। सामान्य भाषा में हम चर्चा करें तो कार्बन में क्या विशेषता होती है कि वो कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ में कितनी भी लंबी श्रृंखला बना सकता है, कितनी भी संख्या में वो आपस में जुड़ सकते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इसकी कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ में बंध बनाने की प्रकृति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। और ये जो बंध बनते हैं, तो इस प्रकार जो हमारी चैन बनती है, तो यहाँ जितने भी कार्बन परमाणु जुड़ेंगे उनके जुड़ने की प्रकृति भी अलग अलग हो सकती है, जिसकी वजह से इतने ज्यादा यौगिक बन सकते हैं। किस प्रकार जुड़ सकते हैं, सीधी श्रृंखला में जुड़ सकते हैं, यानी अशाखित रूप में स्ट्रेट चैन बना सकते हैं, और ब्रांचिंग हो सकती है इनकी, शाखित श्रृंखला बना सकते हैं, साइकिल में हो सकते हैं, चक्रीय, साइकिल में होते हम क्या कहेंगे, चक्रीय या वलय। वलय यानी रिंग और चक्रीय यानी साइकिल में। इस रूप से ये जुड़ सकते हैं। और क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन के बीच जो बंध बनता है, वो जुड़ते हैं, उनकी प्रकृति भी अलग अलग हो सकती है कि इनके बीच एकल बंध बन सकता है, द्विबंध बन सकता है, या त्रिबंध बन सकता है। तो इस प्रकार इनके जुड़ने की प्रकृति की वैरायटी इतनी ज्यादा होने की वजह से भी क्या है कि इनके यौगिक इतने ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति है, इसकी चतुसंयोजकता। संयोजकता की चर्चा हमने लास्ट क्लास में करी थी कि कार्बन की संयोजकता 4 किस प्रकार होती है। तो इसकी संयोजकता 4 होने की वजह से 4 बंध बनाता है, और 4 बंध बनाने की वजह से ये बहुत ही स्थायी होता है, और ये बंध कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या है इसका, कार्बन का छोटा आकार। कार्बन का छोटा आकार। कार्बन कौन से वर्ग में है, हमारे 14वें वर्ग में है, 14वें ग्रुप में है। तो 14वें ग्रुप में हम देखें तो सबसे ऊपर कार्बन होता है, फिर सिलिकॉन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है। तो सबसे ऊपर होने की वजह से क्या है, इसका आकार बहुत ही छोटा है। तो छोटा आकार होने से क्या हुआ कि जो नाभिक है उसका आकर्षण बल जो है सभी प्रोटॉनों पर बहुत मजबूती से लगता है, और वो इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से बांध के रखता है। बांध के रखने की वजह से है जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो छोटा आकार होने की वजह से कार्बन के यौगिक ज्यादा पाए जाते हैं और स्थायी पाए जाते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि एक ही वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनका नेचर अलग एक जैसा ही होता है। तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, तो जैसा नेचर हमारे कार्बन का है वो सिलिकॉन का भी होना चाहिए, लेकिन सिलिकॉन में भी होता है श्रृंखलन का नेचर।
लेकिन कहाँ तक होते हैं? ओनली 8 का सिलिकॉन तक। लगभग 8 अन्य परमाणु ही सिलिकॉन से जुड़ पाते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं जुड़ पाते हैं, और वो भी स्थायी नहीं होते हैं, जल्दी ही क्रिया करके अन्य तत्वों में, अन्य यौगिकों में बदल जाते हैं। तो क्यों नहीं स्थायी होते हैं? क्योंकि यहाँ पे नया कोश बढ़ जाता है। नया कोश बढ़ने से क्या होता है? नाभिक की बाह्यतम कोश दूरी बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं, और हमारा जो तत्व, हमारा जो यौगिक है वो हमारा अस्थायी हो जाता है। तो कार्बन का छोटा आकार होने की वजह से नाभिकीय आकर्षण बल का मान अधिक होता है, जिससे बनने वाले जो हमारे यौगिक होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो इन 3 गुण की वजह से कार्बन की है वो सर्वतोमुखी प्रकृति पाई जाती है। इनके जो यौगिक हैं वो इतनी ज्यादा संख्या में प्रकृति में मिलते हैं, इतने यौगिक हमारे किसी भी अन्य तत्व के नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जैसे नाम से ही दिख रहा है हमें कि हाइड्रोकार्बन में एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा और दूसरा क्या जुड़ा होगा? कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो यौगिक बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में सहसंयोजक बंध क्यों बनाता है? क्योंकि हमें मालूम है कि कार्बन जो है वो कौन से बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। तो हाइड्रोजन के साथ में क्यों बनाता है? क्योंकि सहसंयोजक बंध तभी बनता है जब बंध में जुड़ने वाले दोनों परमाणुओं की जो विद्युत ऋणता है उसका मान समान हो, यानी समान नेचर के होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है और जो कार्बन है इनकी क्या होती है? दोनों की विद्युत ऋणता सब लगभग समान होती है। और विद्युत ऋणता क्या होती है वो हम चर्चा कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो क्षमता है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं, जिसका मान दोनों में समान है। तो सहसंयोजक बंध उन्हीं यौगिकों में बनता है जिनमें बंध बनाने वाले तत्वों की जो विद्युत ऋणता होती है वो समान होती है। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होगी? हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होगी? कार्बन एवं हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता का मान लगभग समान होने से यह प्रबल सहसंयोजक बंध बनाते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जिनकी विद्युत ऋणता का मान समान होगा वही साथ में अच्छे से स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, अच्छे से जुड़ेंगे। अगर ज्यादा अंतर होगा तो सहसंयोजक बंध है वो इतना मजबूत हमारा नहीं बनेगा। तो ये हाइड्रोकार्बन की परिभाषा है। अब हम देखें कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। किस उनकी जुड़ने के आधार पे हम इनकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो हाइड्रोकार्बन है वो कैसा होगा? हमारा अशाखित। अशाखित का मतलब क्या है? स्ट्रेट चेन। बिल्कुल सीधी श्रृंखला में अगर ये जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन कह दो, चाहे क्या कह दो, खुली चेन, स्ट्रेट चेन, ओपन चेन, या इसे बोलते हैं विवृत श्रृंखला। और अगर वो ब्रांचिंग के रूप में होते हैं, ब्रांचिंग के रूप में जुड़ रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? शाखित, या फिर चक्रीय, या वलय। वलय होती है रिंग, चक्रीय यानी साइक्लिक, और शाखित यानी ब्रांच्ड। तो ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं 2 प्रकार से जुड़ सकते हैं। स्ट्रेट चेन के रूप में जुड़ सकते हैं और शाखित के रूप में जुड़ सकते हैं। स्ट्रेट चेन में जो कार्बन जुड़ते हैं वो भी हमारे 2 प्रकार से जुड़ते हैं। 2 प्रकार से कैसे? एक तो हाइड्रोकार्बन हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का हम क्लासिफिकेशन देखें, कितने कितने प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोकार्बन्स जो है वो 2 प्रकार से होते हैं। 2 प्रकार के कौन से? कि एक तो हमारी अशाखित श्रृंखलाओं, इनके जुड़ने क्रम क्या होता है? एक तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो, तो स्ट्रेट चेन होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? अशाखित या ओपन, खुला। इसे हम विवृत भी कह सकते हैं। तो अगर स्ट्रेट चेन में हाइड्रोकार्बन जुड़ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अशाखित, खुला या विवृत। दूसरी क्या हो सकती कंडीशन कि जो हाइड्रोकार्बन्स जुड़ रहे हैं वो ब्रांचिंग के रूप में जुड़े।
कोई चैन बना रहे हो तो शाखा के रूप में जुड़ सकते हैं, और शाखा के रूप में जुड़ के वो चक्रीय भी हो सकते हैं या रिंग भी बना सकते हैं। चक्रीय यानी साइक्लिक और रिंग यानी वलय। इनका हम और आगे क्लासिफिकेशन देखें कि जो अशाखित है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, वो और किस किस प्रकार के हो सकते हैं। ये भी हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है हमारा संतृप्त या सैचुरेटेड, और दूसरा है असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। संतृप्त का मतलब क्या है कि जो कार्बन की संयोजकता है, 4 संयोजकता है, और चारों संयोजकता हमारी अगर एकल बंध से पूरी हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम सामूहिक रूप से एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन। और इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच जो बंध होता है वो कैसा बंध होता है, एकल बंध। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, असंतृप्त। असंतृप्त यानी उसमें जुड़ने वाले जो हाइड्रोकार्बन्स में जुड़ने वाले जो अन्य परमाणु हैं वो सारे हमारे एकल बंध से नहीं जुड़ रहे हैं, डबल बंध, द्विबंध से या डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, और त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं। अगर हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कीन। तो एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है या द्विबंध होता है। एल्काइन में क्या होगा, 3 बंध बनेंगे, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिबंध। तो इस प्रकार से जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, वो हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हम अगर चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स की चर्चा करें तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स जो है वो भी हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन से, एक तो हमारा एरोमेटिक और दूसरा है एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक हमारे कोर्स में नहीं है, इनकी डिटेल में तो हम थोड़ा सा इनका ओवरव्यू देखेंगे। एरोमेटिक क्या होते हैं, जिसमें जो हमारी रिंग बन रही है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं, उनको हम जब जलाते हैं तो धुएं के साथ जलते हैं। इनकी क्या विशेषता है कि धुएं के साथ जलते हैं और इनमें एरोमा होती है, एरोमा यानी गंध होती है। हर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक स्पेशल गंध होगी। तो ये हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की पहचान है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन। बेंजीन हमारे कोर्स में है जिसकी हम चर्चा करेंगे कि बेंजीन कैसा है, हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इनको जलाने पर ये काले धुएं के साथ जलते हैं और इनमें विशेष गंध होती है। और एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, जो सिर्फ ब्रांचिंग कर रहे हैं, रिंग बना रहे हैं, कोई भी हो चाहे, उसे हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। और ये बिना धुएं के जलते हैं, इनमें कोई स्पेशल गंध नहीं होती है। जैसे हम बात कर लें कि कोई भी साइक्लिक चेन बना लो, 6 कार्बन की हम बना रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोब्यूटेन है। चक्रीय रूप से अपन कितने भी कार्बन को जोड़ ले, 3 जोड़ ले, 4 जोड़ ले, 5 जोड़ ले, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक। तो अभी ये हमने हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी चर्चा करी। अब हम देखेंगे कि इन हाइड्रोकार्बन्स का हम नामकरण कैसे करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स के अब हम नामकरण को देखेंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार किया। तो इनका नॉमेनक्लेचर किसने किया, IUPAC नाम की एक संस्था है, वो क्या करती है, जो भी हमारे नए तत्व खोजे जाते हैं, यौगिक बनाए जाते हैं, उनका नामकरण क्या होगा उसको ये करती है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का पूरा नाम है और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, हमें ध्यान रखना है। और ये जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। तो इसने कुछ रूल्स दिए हैं कि किस रूल्स को इन रूल्स को ध्यान रखते हुए हम हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण करेंगे। तो इनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला रूल क्या है कि जितने हमारे चैन हैं, जो हमें यौगिक दिया गया है, उसमें जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है उसके आधार पर हम उसके नामकरण का पूर्व लग्न लिखेंगे, प्रेफिक्स लिखेंगे। पूर्व लग्न को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग। यानी जो भी हमारा नामकरण होगा उसमें जो उपसर्ग होगा शुरुआत में हम जो लिखेंगे वो किस आधार पे लिखेंगे, कितने उसमें नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में। तो
नंबर ऑफ कार्बन एटम, या हम क्या सकते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या, कि उस हमारी चेन में कितने कार्बन परमाणु प्रेजेंट हैं और उनके आधार पर क्या इनका पूर्व लग्न कह दो, या हम क्या कह सकते हैं उपसर्ग, कि इनका प्रेफिक्स क्या लगेगा। अगर हमारे कार्बन का नंबर 1 है, C1 है, तो हम प्रेफिक्स क्या लगाएंगे मैथ। C2 के लिए एथ, C अगर 3 है यानी 3 कार्बन है तो लगेगा प्रॉप, C4 में ब्यूट, C5 में पेंट। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है तो हम प्रेफिक्स क्या लगाएंगे हेक्स, 7 होने पर हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 है तो डेक। यहाँ पे हम 10 तक की चर्चा करेंगे, वैसे अपने तो C5 तक से भी काम चल जाएगा। तो अगर इतने कार्बन परमाणु हमारी प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, तो हम प्रेफिक्स के रूप में इनका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद, अभी हमने देखा था कि हम प्रेफिक्स किस आधार पे लगाएंगे कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हमारे प्रेजेंट है। 1 2 3 4 10 तक की हमने चर्चा करी थी। अब हम देखेंगे कि उन कार्बन कार्बन के बीच में बंध किस प्रकार का होता है। तो जो बंध का प्रकार होता है उसके आधार पे हम क्या बनाएंगे इसका सफिक्स। सफिक्स यानी जो पीछे लगता है, जिसे हम अनुलग्न कहते हैं या हम उपसर्ग कह सकते हैं। तो कार्बन की संख्या के आधार पे तो प्रेफिक्स लगेगा, प्रत्यय लगेगा, और इनके बंध के आधार पर कि कौन सा बंध पाया जाता है इनका सफिक्स लगेगा। तो अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य हमारा एकल बंध है, जो बंध है वो हमारा कैसा है सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन इस प्रकार सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं एल्केन। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होता है एल्केन होता है। मान लो 2 कार्बन जुड़े हुए इस प्रकार जुड़े हुए हैं और सारे इस प्रकार से हमारे एकल बंध बन रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे एल्केन कहेंगे। और इनके लिए अनुलग्न कह दो, प्रत्यय कह दो या सफिक्स कह दो, वो क्या लगेगा एन, यानी पीछे हम क्या लगाएंगे एन लगाएंगे, ANE एन लगाएंगे। फिर जो भी हमारे एल्केन्स होते हैं उनको हम एक जनरल फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि इनका अणुसूत्र क्या बनेगा। तो इन एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे जो N है, N क्या है कि इसमें कितने कार्बन परमाणु प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमारी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसमें जितने हमारे कार्बन परमाणु प्रेजेंट होते हैं वो हमारे यहाँ पे N की वैल्यू है। तो हम एक एग्जांपल से देखें कि जैसे मान लो शुरुआत में हमारे A कार्बन प्रेजेंट है, तो हमारे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जहां भी N है वहां पे 1 लिख दो, तो C1H, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो +2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। और C हमारा 1 है तो 1 हम लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा CH4। अगर मेरे N की वैल्यू 2 है यानी C की जगह 2 लिखो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में 2 जोड़े 6, यानी C2H6। 3 होने पर N की जगह हमारे 3 रख दो, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 में 2 जोड़े 8, तो 3 होने पे क्या बन जाएगा C3H8। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो हम क्या लगाएंगे मैथ लगाएंगे, और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो हम क्या लगा देंगे पीछे N लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा मैथेन। इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन होते हैं तो हम क्या लगाते हैं H लगाते हैं। अभी हमने देखा था
और सारे सिंगल बॉन्ड से हैं तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो एन हम कहाँ लगा रहे हैं, इनके सफिक्स लगा रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं। 3 कार्बन है तो प्रोप, और एन लगाना है तो क्या बन गया, प्रोपेन। इसी प्रकार 4 होते हैं तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, हमारे हाइड्रोकार्बन्स चलते जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जनरल फॉर्मूला है, इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इनका सभी एल्केन्स का हम अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो n है 2n+2 ये हमें कहाँ लिखने, नीचे लिखने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के चरणों में लिखने हैं, इनके बराबर मत लिख देना वरना ये गलत हो जाएगा। तो जो एल्केन है उनका जो हमारा फर्स्ट मेंबर है, इस सीरीज का प्रथम सदस्य है, वो कौन सा है, मेथेन। तो ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्केन का प्रथम सदस्य कौन है, मेथेन, हमें ध्यान रखना है। तो कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध होता है तो एल्केन बनता है, और इसके लास्ट में हम एन लगाते हैं, और इनका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। एल्केन एकल बंध के बाद आता है डबल बॉन्ड, द्विबंध। द्विबंध होता है कार्बन कार्बन के बीच में, जो भी कार्बन कार्बन परमाणु हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम इनको कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे, एल्कीन। इनका नाम क्या होता है, एल्कीन। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और संयोजकता आपकी कैसे भी पूरी हो सकती है कार्बन की। इसमें अनुलग्न क्या लगाएंगे, देखो इसके नाम के पीछे एन था तो एन लगा दिया, और इसके नाम के पीछे क्या है, ईन है, तो यहाँ पे अनुलग्न क्या लगता है, ईन, ईन। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा कि CnH2n, यानी जितने हमारे कार्बन प्रेजेंट है उसका जस्ट डबल हम क्या कर देंगे, उसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये हमारे एल्कीन का सामान्य सूत्र है, और इसका प्रथम सदस्य क्या होगा, एथीन। तो एथीन में क्या है, 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, जस्ट डबल करना है इनका, तो C2H4। प्रोपेन की चर्चा करेंगे तो 3 कार्बन है तो C3H6। तो हाइड्रोजन हमें जस्ट इसके डबल कर देने हैं। तो जब हमारा डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड के लिए हमें मिनिमम 2 कार्बन जरूरी है। डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम हमारे 2 कार्बन जरूरी है, उनसे ज्यादा कितने भी कार्बन हो सकते हैं। इसलिए डबल बॉन्ड जो है कभी भी एक कार्बन में नहीं पाया जाता है, इसका मैथीन कभी नहीं बनता है। तो फर्स्ट मेंबर क्या होता है इसका, एथीन ही होता है, मैथीन कभी नहीं बनता है। अब आता है नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन, ये पहला हाइड्रोकार्बन है, ये दूसरा है। तीसरा टाइप्स होता है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें बंध कैसा होता है, त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ये बंध एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसके नाम के पीछे क्या आ रहा है, आइन आ रहा है, तो इसके लिए इसका अनुलग्न क्या लगाएंगे हम, आइन, इंग्लिश में YNE। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, यानी जितने हमारे चेन में कार्बन प्रेजेंट है उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन कर दो और उसमें 2 आप घटा दो, तो हमारे ये एल्काइन का सामान्य सूत्र आ जाएगा। इसका फर्स्ट मेंबर है, उसका नाम क्या है, एथाइन। ये भी, इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी मिनिमम 2 कार्बन जरूरी है, इसलिए मैथाइन कभी नहीं बनाता। फर्स्ट मेंबर क्या है इसका, एथाइन है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो C2 हो गया, और हाइड्रोजन कितने होंगे, इसके डबल हाइड्रोजन कर दो, -2 कर दो, तो 2 का डबल कितना हो गया, 4 में से 2 गए तो कितने हो गए, 2। तो एथाइन का फॉर्मूला क्या है, C2H2। ऐसे ही हम प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इनके सामान्य सूत्र बना सकते हैं। तो यहाँ हमने नामकरण के लिए हम
अनुलग्न कैसे बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स के में बॉन्ड की प्रेजेंस के आधार पर हमने इसकी चर्चा कर ली कि 3 हाइड्रोकार्बन थे, सिंगल बॉन्ड के हिसाब से, डबल बॉन्ड के हिसाब से और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से। और इनका सामान्य सूत्र हमें जरूर ध्यान रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही काम का रहेगा। तो सफिक्स की चर्चा कर ली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है समजातीय श्रेणी की होमोलोगस सीरीज की ये क्या होती है। नाम से हमें दिख रहा है कि सम यानी समान, यानी उसके जो भी मेंबर हैं उनमें कुछ ना कुछ समानता पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी। परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या होगी इसकी, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, जिसे हम क्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं। यानी हाइड्रोजन की जगह कोई नया कुछ जुड़ रहा है तो उसमें एक ही टाइप के हमारे सदस्य उसमें जुड़ेंगे। तो इनकी जो समजातीय श्रेणी होती है इन्हें हम सामान्य सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे चर्चा करी थी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों को हम एक सामान्य सूत्र से दर्शा सकते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। तो जिनको भी हम एक जनरल फॉर्मूले से सामान्य सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं तो वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, समजातीय श्रेणी। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी हमारे क्या है, समजातीय श्रेणी ही है। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, तो इनकी जब हम रिएक्शंस करवाएंगे तो सभी समजातीय श्रेणी की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारी एक जैसी ही होगी। यहाँ पे मैंने एक एल्कोहल का एग्जांपल लिया है क्योंकि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ हम दूसरा नया एग्जांपल लेंगे एल्कोहल का। तो एल्कोहल में क्या किया कि सब नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है इसमें, पहले मेंबर में 1 प्रेजेंट है, तो हमें मालूम है कि 1 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है तो CH4 बनता है, यानी हमारे कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब मैंने 1 हाइड्रोजन को हटा के वहां पे क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। CH4 की स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से होती है, ये मेथेन की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मैंने कोई सा भी चारों हाइड्रोजन हमारे एक जैसे, किसी को भी हटा सकते हो, मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह क्या जोड़ दिया, OH ग्रुप जोड़ दिया। तो OH ग्रुप जब जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अभी हम सारे प्रक्रियात्मक समूह की चर्चा करेंगे कौन कौन से हमारी सिलेबस में है। तो ये क्या बन जाएगा इस प्रकार से, 3 तो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे और यहाँ क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, तो हमारा क्या बन गया, ये CH3OH। अब इसमें 1 कार्बन प्रेजेंट है तो हम इसको मैथ कहेंगे, और एल्कोहल के पीछे हम क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथेनॉल। ऐसे ही 2 कार्बन लेंगे तो वहां पे हम 1 हाइड्रोजन हटा के OH लगा देंगे, 2 कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, C2H5OH का नाम हो गया एथेनॉल। 3 कार्बन होने पर इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इसी प्रकार आगे हम पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल बना सकते हैं। तो ये सारे क्या है कि इसमें जो प्रकार्यात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, वो हमारा एक ही है, और वो आप देख रहे हो सभी में कौन सा है, हमारा OH ग्रुप। OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, इसलिए हमने इनका सामान्य नाम क्या रख दिया, एल्कोहल रखा। जैसे पीछे सामान्य नाम क्या था, एल्कीन था, एल्काइन था, एल्केन था, तो इसका सामान्य नाम क्या है, एल्कोहल है। तो ये सारे हमारे कौन सी श्रेणी है, समजातीय श्रेणी, एल्कोहल की है। अब इनका हम सामान्य सूत्र देखें तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा कि यहाँ पर एक CnH2n+1 और OH, 3 कार्बन लेते हैं तो देखो C3, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 और 1 7, तो C3H7OH, ये देखो C3H7OH।
तो इस प्रकार से जो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, CnH2n+1OH, क्योंकि एल्केन में क्या था फॉर्मूला हमारा, CnH2n+2 था। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के हमने OH ग्रुप लगा दिया, तो हमें क्या करना है, +1 +2 की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे। तो ये हमारा एल्कोहल का क्या हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। इसके द्वारा हम किसी भी एल्कोहल का अणुसूत्र पता कर सकते हैं। तो सजातीय श्रेणी जो होती है, समजातीय श्रेणी जो होती है, उन्हें हम सामान्य सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं। और इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि रासायनिक गुण किस पे निर्भर कर रहे हैं, ये OH ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सब में OH ग्रुप समान हो रहा है, तो गुण भी हमारे समान होंगे। और इसे क्या विशेषता है कि हम देख रहे हैं कि सब में जो है हर स्टेप आगे बढ़ने से हमारे, अब हम देखें कि ये हमने एल्कोहल की समजातीय श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो अगर हम इस हर स्टेप पे आगे बढ़े तो उनमें क्रमिक परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन कितने बढ़े, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़े। C2H5 से हम C3H7 पे आते हैं, तो इसमें हमारे CH2 बढ़ता है, C4H9 में भी हमारे एक CH2 बढ़ता है। तो जो हमारी समजातीय श्रेणी होगी उसमें क्या होगा कि हर स्टेप पे हमारी एक CH2 इकाई में वृद्धि होगी। ये इनका एक सामान्य विशेषता होती है कि अब किसी भी समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल ले लो, उनके हर स्टेप पे हमारे एक CH2 इकाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम अगर इनकी बात करें तो इनका कितना द्रव्यमान बढ़ेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर स्टेप पे, तो CH2 इकाई बढ़ने से क्या आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है और उसका मान कितना बढ़ेगा। हमें मालूम है कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। द्रव्यमान हम कैसे बताते हैं, द्रव्यमान होता है नाभिक की वजह से होता है, और नाभिक में कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कार्बन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या समान होती है। 6 नंबर पे आता है कार्बन, तो कार्बन में 6 ही तो प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 12 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होता है, इसका द्रव्यमान 1 होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 1 हो गया। तो एक तो कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 + 1 + 1 यानी 14 इकाई, 14 यूनिट। यानी हर स्टेप पे हम आगे जाएंगे तो इनका द्रव्यमान कितना बढ़ेगा, हमारा 14 यूनिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम्पल देकर के उनका आणविक द्रव्यमान पूछ सकता है। तो अगर हम मेथनॉल की चर्चा करें तो मेथनॉल का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, कार्बन का द्रव्यमान अभी हमने देखा एक कार्बन का है 12, तो 12 प्लस 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 1, तो कितने हो गए, 3 को 1 से गुणा किया 3। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन हमारा 8 नंबर पे है, तो इसमें 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है, तो 8 और 8 कितने हो गए 16, तो ऑक्सीजन का हो गया 16 और एक हाइड्रोजन और हो गया। तो यहाँ पे ये 12 तो हमारे कार्बन के हैं, ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है और ये हाइड्रोजन का है, तो मिला कितने हो गए, ये 12 और 1 16 17 20 30 32, टोटल कितना हो गया 32 इकाई। तो मेथनॉल का हम द्रव्यमान देखें तो कितना होगा, 32 यूनिट होगा। अब हर एक स्टेप पे हमारे 14 यूनिट बढ़ रहा है, तो एथेनॉल की चर्चा करोगे तो आप देखना कि इसका द्रव्यमान कितना होगा, 32 + 14 यूनिट, यानी कितना हो गया हमारा 46 यूनिट, ये आप निकाल के देखोगे। तो इस प्रकार आगे हर स्टेप पे आप 14 इकाई इसका द्रव्यमान बढ़ाते जाना। तो ये हमारी समजातीय श्रेणी हो गई, क्या इसकी विशेषता होती है, क्या इनका किस प्रकार सामान्य सूत्र निकालते हैं और किस प्रकार इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ता है। तो जैसे जैसे इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो इनके गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं उनके मान में भी वृद्धि होती है। तो ये आणविक द्रव्यमान का संबंध किससे होता है, ये चर्चा क्यों करी हमने, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से
आणविक द्रव्यमान में जब वृद्धि होगी तो क्या बढ़ेगा, हमारे यौगिक का गलनांक और क्वथनांक, ये दोनों भी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि चेन जो हमारी लंबी हो रही है, श्रृंखला है वो हमारी भारी हो रही है। तो धीरे धीरे हम जब समजातीय श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो उनकी गलनांक और क्वथनांक, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, इनके मान में भी धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तो ये हमने देखा समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट अब आता है कि प्रकार्यात्मक समूह है, जिसे हम क्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। तो अभी हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उस चैन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। अभी अल्कोहल में चर्चा करी थी। तो इसी प्रकार हाइड्रोजन को हम किसी भी अन्य तत्व के द्वारा अगर हम प्रतिस्थापित कर दें, हटा दें, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम परमाणु कहेंगे। हाइड्रोकार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला तत्व होता है वो क्या कहलाता है, विषम परमाणु कहलाता है। और ये विषम परमाणु हमारे हेलोजन्स हो सकते हैं। हेलोजन्स को हम X से डिनोट करते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये परमाणु जो है वो हमारे, और भी बहुत से परमाणु हैं जो हाइड्रोजन को हटा के खुद वहां पे जुड़ सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। तो जब विषम परमाणु जुड़ता है तो क्या होता है कि कार्बन की विषम परमाणु हम उसी हिसाब से जोड़ेंगे कि हमें ध्यान रखना है कि जो कार्बन की संयोजकता है वो हमारी 4 ही रहनी चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में क्या होता है, द्विबंध होता है। तो एक ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो हमारा एक ऑक्सीजन उसकी जगह आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में हमारे 2 बंध होते हैं, हाइड्रोजन में हमारे 1 बंध होते हैं। तो जब हम विषम परमाणु जोड़ेंगे तो हमें कार्बन की संयोजकता का ध्यान रखना है कि वो न तो बढ़नी चाहिए न घटनी चाहिए, न तो 3 होगी और न ही 5 होगी। हेलोजन से, हेलोजन के ऊपर एक ही बंध बनाते हैं ये, तो ये तो एक ही हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, लेकिन सल्फर 2 बनाता है तो 2 हाइड्रोजन रिमूव करेगा, नाइट्रोजन 3 बनाता है तो 3 हाइड्रोजन रिमूव करेगा। तो इस प्रकार इनके बंधों का हमें ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता हमारी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। अब विषम परमाणु जब जुड़ता है तो जो नया जो ग्रुप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रकार्यात्मक समूह की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हमारे एग्जाम सिलेबस में हैं। तो पहला है कि अगर हमारे हेलोजन्स अगर आ रहे हैं प्रकार्यात्मक समूह में तो उसे हम हेलोजन्स को हम हेलो वर्ड काम में लेते हैं, और हेलोजन से जुड़ते हैं तो इसके लिए हम ओनली पूर्व लग्न लगाते हैं। हेलोजन्स के लिए हम अनुलग्न नहीं लगाएंगे। पूर्व लग्न क्या लगेगा हेलोजन्स में, अगर क्लोरीन जुड़ रहा है तो हम क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमीन जुड़ रहा है तो हम ब्रोमो लगाएंगे, आयोडीन जुड़ रहा है तो हम आयोडो लगाएंगे। और ये कैसा लगता है, पूर्व लग्न लगता है हेलोजन्स के लिए। अगर मेरा विषम परमाणु हेलोजन्स के बाद और क्या हो सकता है जो हमारे सिलेबस में है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर हमारा विषम परमाणु के रूप में प्रेजेंट होगा हाइड्रोकार्बन में तो वो कौन कौन से प्रकार्यात्मक समूह बना सकता है। तो पहला समूह आता है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल की चर्चा हमने करी थी। एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, हमारा OH ग्रुप होता है, और इसमें ऑक्सीजन के जो भी हमारे प्रकार्यात्मक समूह होंगे उसमें हमारे अनुलग्न जुड़ेंगे। अनुलग्न का मतलब क्या है, सफिक्स जुड़ेंगे, पीछे जुड़ेगा, कुछ भी जुड़ेगा जो। तो पीछे कौन सा समूह जुड़ेगा, यहाँ पे नाम के लास्ट में ऑल आ रहा है तो इसमें अनुलग्न क्या जुड़ेगा, ऑल, और इंग्लिश में इसको OL से डिनोट करेंगे। तो एल्कोहल का सूत्र OH होता है और इसको हम एल्कोहल कहते हैं, और इसमें सफिक्स क्या लगता है, हमारा ऑल लगता है। दूसरा एल्कोहल के बाद में आता है हमारा एल्डिहाइड। दूसरा प्रकार्यात्मक समूह क्या है,
एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CHO, शॉर्ट में इसको CHO कहते हैं। और एल्डिहाइड के लास्ट में क्या लगता है? एल, AL। अगर हम इसकी संरचना देखें तो कैसे जुड़ेगा? ये कार्बन है, यहाँ पे इस साइड कितने भी अन्य कार्बन श्रृंखला हो सकती है, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में इस प्रकार से जुड़ जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को हम ऊपर लिख दें, यानी अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि हाइड्रोजन को नीचे रखा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 ही है। तो ये एल्डिहाइड का सूत्र है। एल्डिहाइड के बाद तीसरा आता है हमारा कीटोन। कीटोन क्या होता है? कीटोन में बीच में हमारे बीच के किसी भी कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमको? एल्डिहाइड में जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा किनारे पे जुड़ा है, कार्बन श्रृंखला के बिल्कुल लास्ट में जुड़ा होता है। लेकिन कीटोन में जो है वो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ा होगा? कार्बन श्रृंखला के बीच में जुड़ा होता है। इधर भी हमारी कार्बन श्रृंखला होगी और इधर भी होगी। अब कार्बन हमारे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे बीच वाले कार्बन से जुड़ा होगा, तो तब हम उसका नाम क्या रखेंगे? कीटोन। अब कीटोन के लास्ट में ओन की आवाज आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? लास्ट में ओन। जैसे अगर 3 कार्बन है तो प्रोप और लास्ट में क्या लग गया? ऑन, प्रोपेनॉन। ठीक है। कीटोन के बाद में चौथा हमारा आता है क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके नाम से ही दिख रहा है कि इसके नाम में हमारे अम्ल वर्ड आ रहा है, यानी ये अम्ल है। और कैसा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के पीछे हम क्या लगाते हैं? ओइक। ओइक, OIC, ये इसके अनुलग्न है। इसकी संरचना कैसी होगी? शॉर्ट में हम इसको COOH लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसके खोल के देखें तो इसकी संरचना कैसी होगी? C डबल बॉन्ड से O और ये H इस प्रकार से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इस कार्बन की संयोजकता 4 है, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन की 2 होती है। एक बंध हमारा कार्बन के साथ बना रहा है ऑक्सीजन, और एक बंध हमारा हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और हाइड्रोजन एक बंध बनाता है जो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। तो हमने देखा कि इसमें सभी तत्वों की जो बंध बनाने की संख्या है वो हमारी समान है, सेम है जो इनकी होती है। ऑक्सीजन के 2 बंध होंगे, कार्बन के 4 होंगे और हाइड्रोजन के 1 होंगे, वैसा ही इसमें हो रहा है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COOH इसका जनरल फॉर्मूला है। और इसको हम जब इसकी संरचना देखेंगे तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। इस साइड में और कितने भी अन्य कार्बन हमारे जुड़ सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? क्रियात्मक समूह हो गए, प्रकार्यात्मक समूह हो गए जो हमारे कोर्स में है। इनके अनुलग्न कौन से लगते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। अब इन अनुलग्न के द्वारा इन फंक्शनल ग्रुप का हम नामकरण करना देखेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है, अगर हमारी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक जैसे ही प्रतिस्थापित समूह काफी सारे जुड़े हैं सेम ही प्रकार के, तो हम क्या करेंगे कि उनके नाम के आगे हम 1 है तो मोनो लगा देते हैं, 2 है तो डाई का यूज करते हैं, 3 है तो ट्राई है। तो एक अगर प्रतिस्थापित समूह है तो मोनो वर्ड यूज करते हैं, मोनो करो चाहे नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 है तो हम डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 होने पर पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, आगे चलते जाएंगे। जैसे हमने देखा है कि CO2 है, उसमें 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो क्या बोला अपने? कार्बन डाइऑक्साइड। CO होता है 1 ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे मैंने अगर CHCl3 बनाया तो क्या नाम है इसका? इसमें 3 जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इसको?
ट्राइक्लोराइड। अगर CCl4 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर एक ही जैसे प्रतिस्थापी समूह हमारे उपस्थित होते हैं तो उनके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये शब्द हम यूज करते हैं। उनके आगे बार बार हम उनको नहीं लिखते हैं, इनके आगे हम ये लगा देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा इनकी संख्या कितनी है। अब तक जो हमने रूल्स पढ़े थे उनको हम कैसे यूज करेंगे कि सबसे पहले तो हम कितनी, जो भी हमारी चैन है उसमें कितने कार्बन परमाणु प्रेजेंट हैं उसके आधार पे उसका नाम हो जाएगा, वो हमारा पूर्व लग्न में आएगा। और अनुलग्न में हम क्या कर सकते हैं, क्रियात्मक समूह का यूज कर सकते हैं, उनकी बंध की प्रकृति के आधार पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को मिला करके हम क्या करेंगे, उस हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैंने ये बनाया है, 4 कार्बन का कोई यौगिक बनाया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब भी हम संरचना बनाएंगे हाइड्रोकार्बन की तो पहले हम सिर्फ उनको कार्बन कार्बन बॉन्ड को आपस में जोड़ देंगे। हाइड्रोजन हम उसके बाद लगाएंगे कि कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए। तो मैंने कार्बन कार्बन श्रृंखला बना दी सबसे पहले। अब देखो, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन चाहिए अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, इसको 2, इसको 1 ही चाहिए तो इसको मैंने 1 जोड़ दिया, इसको भी 1, चाहे आप यूं नीचे जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको भी मैंने 1 जोड़ दिया और यहाँ मैंने 3 जोड़ दिया। अब हम इसका नाम कैसे रखेंगे, 4 कार्बन प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या हो गया, 4 कार्बन होने पर इसको बोलते हैं हम ब्यूट। अब हमने क्या देखा कि इसमें सारे हमारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक हमारा बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड अगर एक भी हो जाए हमारी कार्बन श्रृंखला में तो वो क्या होते हैं, हमारे एल्कीन होते हैं। और इनके नाम के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। इसका नाम ब्यूटीन हो गया। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और अगर अच्छे से देखें तो कि जो हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा उसको हम मेंशन भी कर सकते हैं। तो ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, हमारा दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप ब्यूटीन भी कह सकते हो और 2 ब्यूटीन भी कह सकते हो। तो यहाँ जब हम संख्या लिखते हैं और इसका नाम लिखते हैं तो इनके बीच में हम डैश लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं, कंटिन्यू हम इनका नाम नहीं लिखेंगे। तो इसका सही नाम क्या हो गया, 2 ब्यूटीन। और नामकरण में क्या ध्यान रखना है, ये तो स्ट्रेट चेन की बात हो गई कि नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे इसका प्रीफिक्स होगा, और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच बंध कैसा है उसके आधार पे इसका सफिक्स होगा। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमने क्या लगा दिया, ईन लगा दिया, दोनों को मिला के हमारा क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर हमारे चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं, साइकिल के रूप में प्रेजेंट है, चक्रीय को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, साइक्लिक। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है तो उसके नाम के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, साइक्लो। इसके नाम के लास्ट में हम, सॉरी, नाम के स्टार्टिंग में साइक्लो लगाएंगे। साइक्लो है जो प्रीफिक्स लगेगा, पूर्व लग्न लगेगा। कैसे, जैसे 3 कार्बन परमाणु हैं वो मेरे साइकिल में जुड़े हुए, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तीनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि तीनों कार्बन जो है वो एकल बंध से जुड़े हुए हैं। इसकी संयोजकता पूरी कर दें, 2 और चाहिए इसको, 2 बंध तो बने हुए हैं हर कार्बन के, तो हम 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ देंगे। तो इसका नाम कैसे होगा कि कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो नाम क्या हो गया इसका, प्रोप। तीनों कार्बन हमारे एकल बंध से जुड़े हुए हैं तो एन लगाएंगे, प्रोप प्लस एन। और चक्र में प्रेजेंट है तो आगे हम क्या लगाएंगे, साइक्लो। तो इन तीनों को मिला के इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। इन तीनों का मिला के नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार अगर हम 4 कार्बन लेंगे तो वो साइकिल में कैसे जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से।
बची हुई संयोजकता आप हाइड्रोजन से पूरी कर देना। तो ये क्या हो गया, 4 कार्बन होने से इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। अगर इसमें डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन। 5 कार्बन हो जाए, 5 कार्बन को हम क्या करेंगे, पंचकोणीय आकृति देंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। अगर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो साइक्लोपेंटीन। 6 कार्बन होंगे तो 6 कार्बन जो होंगे वो किस प्रकार से अरेंज होंगे, हमारे षटकोणीय रूप में, षटकोणीय रूप में प्रेजेंट होंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि चक्रीय रूप से है, 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। कोई डबल बॉन्ड लगा दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिन। तो आपको इसी प्रकार से कुछ चक्रीय यौगिकों के हाइड्रोकार्बन्स के नाम लिखने हैं, और हमें बिंदु संरचना सबकी बनानी है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर के जिसका नाम हमारी बुक में आ गया, उनकी बिंदु संरचना हमारे से पूछी जा। अभी हमने हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण की चर्चा करी। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी हमारे पूछे गए हैं पार्ट के बीच में, उनको भी हम साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो चौथा सवाल है हमारा पेज नंबर 76 के ऊपर है इसके क्वेश्चन। तो चौथे सवाल में हमें क्या करना है, इनका हमें संरचनात्मक सूत्र बनाना है, अणुसूत्र लिखना है। तो पहला आता है हमारा एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक में देखो नाम के पीछे हमारे ओइक अम्ल लग रहा है। ओइक अम्ल का मतलब क्या है कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यानी COOH ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ होगा। एथेन से हमें क्या दिख रहा है कि इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे, ये 2 चीज हमें दिख रही है। और लास्ट में बीच में हमारे एथेन, एथेन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सारे कार्बन हमारे एकल बंध से जुड़े हुए हैं। तो टोटल कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। अब एक कार्बन तो देखो हमारे COOH ग्रुप में आ चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन और लेना पड़ेगा। तो इसकी संरचना हम कैसे बनाएंगे, ये 2 कार्बन लिया, तो एक कार्बन के साथ तो हमें COOH ग्रुप जोड़ना है, और इस COOH ग्रुप को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, वो हम देख चुके हैं। यहाँ पे सबकी संयोजकता पूरी है, इस कार्बन की संयोजकता में 3 कम पड़ रहे हैं बंध, तो हम क्या कर देंगे, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया एथेनोइक अम्ल का, CH3COOH। तो हम अणुसूत्र के रूप में क्या लिखेंगे इसको, CH3COOH। और संरचनात्मक सूत्र में हम क्या करते हैं, सारे बंधों को मेंशन करते हैं, कौन कैसे जुड़ रहा है। तो क्या हो गया, इस प्रकार से सारे बंध जुड़ गए। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रोमोपेंटेन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सबसे आगे ब्रोमो लगा है, यानी ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और ब्रोमीन क्या है, हेलोजन है, और हेलोजन हम पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं, वो अभी हमने नियम के दौरान चर्चा कर ली थी। पेंट का मतलब क्या है, 5 कार्बन है, और पीछे हमारे पेंटेन एन लग रहा है, तो एन का मतलब क्या है, सारे कार्बन हमारे सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। तो 5 कार्बन बनाने हैं, तो पहले हम क्या बना लेंगे, 5 कार्बन बना लो एक साथ, 1 2 3 4 5 कार्बन बना लिए, सारे सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। अब हमें ब्रोमीन जोड़ना है, तो ब्रोमीन आप कहीं भी जोड़ सकते हो, इन्होंने कोई हमारी पोजीशन मेंशन नहीं करी है, इसलिए हम कहीं ब्रोमीन जोड़ सकते हैं। तो मैंने ब्रोमीन Br यहाँ जोड़ दिया। अब हम हर कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करेंगे। इसकी 3 कम पड़ रही है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इसमें 2 हाइड्रोजन लग गए, इसमें भी 2 लगेंगे, यहाँ भी 2 लगेंगे, और इधर भी 2 लगेंगे। तो क्या फॉर्मूला बन गया, CH3 CH2 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 और Br। ये हमारी ब्रोमोपेंटेन की संरचना है। अणुसूत्र भी देख लिया हमने, ये मिक्स नहीं है, इनको सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे आता है ब्यूटेनॉन। ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन होने चाहिए,
पीछे ऑन लग रहा है, ऑन है इसका मतलब क्या है, कीटोन है ये। और कीटोन में कौन सा ग्रुप लगता है, C डबल बॉन्ड O। और हमें मालूम है कि C डबल बॉन्ड O है, ये बीच में लगेगा। कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा। तो हमने 4 कार्बन लिए, ठीक है। अब बीच में हमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़नी है। अब बीच में हम इस कार्बन के साथ भी जोड़ सकते हैं और इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारी पोजीशन मेंशन नहीं करी है, तो हम कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो हमने क्या करा, डबल बॉन्ड O है वो यहाँ जोड़ दिया, कहीं भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इनकी संयोजकता पूरी करेंगे कार्बन की। इसमें 3 और चाहिए हाइड्रोजन, 3 बंध बनाएगा। इस कार्बन सेकंड नंबर वाले कार्बन के 4 बंध बने हुए हैं, 2 तो ऑक्सीजन के साथ में है, 2 इधर वाले कार्बन से और 2 इधर वाले कार्बन से। इसके 2 बंध और बनाने हैं तो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 3। तो फॉर्मूला क्या हो गया ब्यूटेनॉन का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। ये क्या बन गया हमारा, ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट आता है हेक्सेनेल। हेक्स से दिख रहा है अपने को 6 कार्बन होंगे। यहाँ पे एन आ रहा है, मतलब सारे कार्बन हमारे सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए होंगे। और इसके नाम के पीछे एन लग रहा है, मतलब क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHO। तो अगर हम हेक्सेनेल का बनाएं संरचना तो कैसी बनेगी, पहले आप 6 कार्बन बना दो एक साथ, 1 2 3 4 5 6। एल्डिहाइड में हमें मालूम है कि लास्ट वाले कार्बन पे हम ये ग्रुप जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब हमें बचे हुए सारे कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है और वो हम किससे करेंगे, हाइड्रोजन से। इससे हमारे 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, इससे 2 जोड़ देंगे, यहाँ भी 2 जुड़ जाएंगे और इससे भी 2 जुड़ जाएंगे। इस कार्बन की संयोजकता 4 हो चुकी है। एक बंद कार्बन से बना रहा है, एक हाइड्रोजन से, 2 ऑक्सीजन से। तो हम अणुसूत्र की बात करें, क्या हो गया, CH3 CH2 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 और CHO। ये इसमें 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन हो गए। जो CHO ग्रुप का कार्बन है वो भी हमारे 6 कार्बन में ही गिने जाएंगे, इसको अलग से हमें नहीं रखना है। तो ये हमारे एल्डिहाइड ग्रुप है, जो कहाँ होगा, बिल्कुल किनारे पे होगा। और जो कीटोन ग्रुप होता है वो कहाँ होता है, बीच में होता है। तो ये 4 एग्जाम्पल हमने देख लिए, एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोबोंटेन, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनेल। इनकी संरचना बनानी सीख ली। ये हमारे एथेनोइक अम्ल की है पहले नंबर पे, ये ब्रोमोपेंटेन है, ये ब्यूटेनॉन है और ये क्या है, हेक्सेनेल। तो इस प्रकार इन चारों की संरचना हमने देख ली कि हम कैसे बनाएंगे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां सवाल है, जिसमें हमें कुछ संरचना, चौथे सवाल में तो हमने क्या देखा था, नाम लिखा हुआ था और हमें उनकी संरचना बनानी है। अब हम क्या देखेंगे, इनकी संरचनाएं लिखी हुई है और हमें इनका नाम लिखना है कि किसकी संरचना है ये। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन्स देखने हैं कि हमारे चेन में कितने कार्बन हैं। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। फिर हमें देखना है कि ये कार्बन कैसे बंध से जुड़े हुए हैं। तो ये बंध कैसे जुड़े हुए हैं, एकल बंध से जुड़े हुए हैं। और इसमें ब्रोमीन जो है हमारा एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमीन जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं, प्रफिक्स में लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो वर्ड यूज करेंगे। 2 कार्बन है तो एथ, और सारे सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, एथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। इसकी चर्चा करें, कार्बन हमारा एक ही है और वो कोने में हमारा
CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है और CHO ग्रुप कौन सा होता है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और इसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। तो एक कार्बन होने से इसका नाम क्या हो गया, मेथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेथेन, और पीछे एल लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनेल। इसमें देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन तो इसमें एकल बंध से जुड़े हुए होंगे, लेकिन हमें कार्बन कार्बन बंध देखना है। तो हमने क्या देखा कि पांचवें यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे टोटल हमारे इसके बीच में हमारे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो बच्चों, जब हम इनकी नंबरिंग शुरू करते हैं तो हमारी आदत क्या होती है, हम इसी साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं, यहाँ से। लेकिन अगर हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हमें मिनिमम नंबर देना है, कम से कम नंबर मिले वहां से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, त्रिबंध को हमारा 1 नंबर मिलेगा। इसलिए हम नंबरिंग हम यहाँ से लेफ्ट से शुरू न करके राइट से शुरू करेंगे, तो नंबरिंग हमारी इस प्रकार से होगी। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे देखो हमारे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, साथ में आइन लगेगा, तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्साइन। तो ये हमारा तीसरा सवाल है, इसी में पेज नंबर 76 पे साइक्लोपेंटेन है। इसकी हमें संरचनात्मक सूत्र बनाना है और इनकी बिंदु संरचना भी लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आगे साइक्लो वर्ड आ रहा है, साइक्लो वर्ड आ रहा है मतलब क्या है, ये हमारी चक्रीय संरचना है। पेंट, पेंट का मतलब क्या है कि 5 कार्बन है, और ये एन लग रहा है, यानी सारे कार्बन हमारे एकल बंध से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना बनाएंगे। 5 कार्बन है तो पंचकोणीय संरचना होगी, तो पंचकोणीय संरचना में सारे कार्बन हमारे एकल बंध से जोड़ दो। ये हमने जोड़ दिए। अब क्या करना है, कार्बन की संयोजकता 4 करनी है। 2 तो हर कार्बन की संयोजकता हो रही है, 2 कम पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, इन सब के साथ में 2-2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो जितने भी कार्बन है आपको सबके साथ में 2-2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, ताकि इस कार्बन की संयोजकता आपकी 4 हो सके। तो ये हमारे साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर हो गई। 5 कार्बन है, चक्रीय रूप से व्यवस्थित है, जुड़े हुए हैं, बंध श्रृंखला है, और सारे हमारे एकल बंध से बंधे हुए हैं। हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा खोल के नहीं लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इनके बिंदु संरचना की बात करें तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन है और हाइड्रोजन है उनके हम बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये मैंने कार्बन बनाए। अब कार्बन के चारों ओर हम क्या करेंगे, इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। क्रॉस से दिखा रही हूं मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन को। अब देखो यहाँ पे एकल बंध बन रहा है, इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा है, यहाँ भी एकल बंध बन रहा है, और इस साइड मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 क्रॉस दिखाए हैं। तो इस प्रकार मैं सारे कार्बन के और हाइड्रोजन इनके बंध बना दूंगी। तो यहाँ पे देखो मैंने 5 कार्बन बना दिए पंचकोणीय रूप से, और इन सभी कार्बन के चारों ओर मैंने क्रॉस से इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसको मेंशन कर दिया। अब हर कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, और हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कोश में, तो वो इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट के द्वारा सभी हाइड्रोजन के साथ में जोड़ दिया है। अब बंध कैसे बनेगा, ये जो हाइड्रोजन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन करेगा इस प्रकार से,
ये हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करेगा पूरे और अपना बाह्यतम कोश पूरा भर लेगा, क्योंकि इसका बाह्यतम कोश कौन सा है, के है, और के में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 ही भर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे जो हाइड्रोजन है पहले वो अपना कोश पूरा कर लेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, तो और अपना एक बंध बना लेंगे, क्योंकि एक बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक बंध बन रहा है और वो 2 बंध इन्होंने इस प्रकार से साझेदारी करके पूरे कर लिए। अब क्या करना है, कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा, इस कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के ले लेगा, एक इस कार्बन से ले लेगा और एक इस कार्बन से ले लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस कार्बन के हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कार्बन देखें, इस कार्बन को हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के हैं, एक इस कार्बन से ले लिया, एक इस कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 खुद के 4 ले लिए। इस कार्बन की चर्चा करें तो 4 तो इसे खुद के है ही, 2 इसने इन हाइड्रोजन के ले लिए और एक ये ऊपर वाले कार्बन से भी लेना है, तो ये ऊपर वाले कार्बन से ले लिया और एक नीचे वाले कार्बन से ले लिया। 2 हाइड्रोजन के लेने, एक ऊपर वाले कार्बन के, एक नीचे वाले कार्बन के। इस कार्बन का देखें 4 खुद के हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कार्बन से लेना है और एक कैसा लेना है, नीचे वाले कार्बन से। तो इसके हो गए 8। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से, एक नीचे वाले कार्बन से, एक इधर साइड वाले कार्बन से। तो इस प्रकार से हमने देखा साइक्लोपेंटेन की बिंदु संरचना हो गई। ये मैं थोड़ा दूर दूर बना, ये नीचे वाला कार्बन और बच गया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 तो खुद के, 2 हाइड्रोजन के ले लो, एक इस कार्बन के, एक इस कार्बन के। तो यहाँ मैंने क्या है कि थोड़े दूर दूर लिखे हैं, इसलिए गोले भी हमारे बड़े बड़े बने हैं। आप एग्जाम में थोड़ा पास लिखोगे तो गोले भी हमारे छोटे बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसीलिए इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने क्या करा है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दर्शाया है, हाइड्रोजन के डॉट से दर्शाया है। हाइड्रोजन के जब वो अष्टक पूरा करेगा उस गोले को मैंने रेड कलर से मार्क किया है, और कार्बन जो अपना अष्टक पूरा करेगा तो उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन से साझा कर रहा है वो सबको मैंने ब्लैक कलर के गोले से दर्शाया है। तो हर बंध को बनाने में हम देख रहे हैं कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सारे बंध एकल बंध है, तो सबके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो ये हमारे साइक्लोपेंटेन की संरचना हो गई और इसका ये बिंदु संरचना हो गई। तो आज जो क्लास में जो हमने देखा उसके पाठ के पीछे के सारे क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं। और भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगी। जो भी यौगिक है उनके नाम वगैरह आप देखना। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनके पास भी मेरा ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसके सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस चैप्टर की जो नोट्स की जो PDF है इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है, वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और इससे पहले अपन पार्ट 1 का वीडियो देखेंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।